नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश सबसे बड़ा अखाड़ा में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक का अंत होता नहीं दिख रहा। बागी नेताओं की लड़ाई खिंचती जा रही है। उद्धव ठाकरे का खेमा सरकार बचा लेने के दावे कर रहा है, तो वहीं एकनाथ शिंदे का गुट लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहा है। हालांकि इस बढ़ते कुनबे के बावजूद शिंदे गुट ने अब तक अपना दाव नहीं चला है। अब तक यह समझ नहीं आया कि आखिरकार एकनाथ शिंदे चाहते क्या हैं। क्या वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं या फिर शिवसेना पार्टी पर ही कब्जा जमाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उधर शिवसेना की ओर से बागी नेताओं पर जुबानी वार जारी है। उद्धव ठाकरे ने आज एक बैठक के दौरान कहा कि मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं, लेकिन बागी नेताओं ने जो किया वो गलत किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने सिर्फ आवाज छोड़ा है, लड़ाई नहीं छोड़ी। वहीं आदित्य ठाकरे ने जिला अध्यक्षों के साथ संवाद में कहा कि पैसों के लालच में विधायकों ने पार्टी के साथ गद्दारी की। सियासत अब डिप्टी स्पीकर और 16 विधायकों को अयोग्य कराने को लेकर हो रही है। शिंदे गुट चाहता है कि डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को हटाया जाए, क्योंकि उनकी पोजीशन सवालों के घेरे में है। जबकि उधर शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर से शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने दावे चले जा रहे हैं, लेकिन निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंचा जा रहा। कहने का मतलब है कि अगर सरकार से विधायकों को परेशानी है, तो आखिरकार उद्धव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाया जा रहा? आखिर बहुमत परीक्षण क्यों नहीं कराया जा रहा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और समझेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में अब आगे क्या होगा। तो ऐसे में कई सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्यों नहीं बुलाया जा रहा विधानसभा का सत्र। साथ ही साथ उद्धव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे बागी। क्या बहुमत परीक्षण तुरंत हो जाना चाहिए? महाराष्ट्र के महासंकट में अब आगे क्या? तो ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। इनका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। अश्वनी शाही, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक राय, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ निभाएंगे। सुमित मेहरोत्रा, नेता टीएमसी, हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ प्रवीण जेठेवाड़, ज्येष्ठ शिवसैनिक है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण जी, आपसे ही शुरू करेंगे, क्योंकि शिवसेना से जुड़ा हुआ मामला है और लगातार जिस तरीके की उठापटक देखने को मिल रही है, 16 विधायकों पर कार्रवाई होगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल। और साथ ही साथ जिस तरीके से आज उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता का लोभ नहीं, पुराने पत्ते पता नहीं, लेकिन जरा चुप हैं के लिए हमारा कोशिश है और लगातार उनसे कहा जा रहा है कि वापस आ जाए। एक ज्येष्ठ शिवसैनिक को बुलाया है जी। शिवसेना की स्थापना 20 जून 1967 में जी। प्रबोधनकार ठाकरे जी के आशीर्वाद से छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्गदर्शन पर चलने के लिए और देश में स्वराज्य स्थापन करने के लिए स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जो शिवसेना प्रमुख है, उन्होंने की थी। शिवसेना एक राजकीय पक्ष नहीं है, एक संगठन है और करोड़ों शिवसैनिकों ने मिलकर ये संगठन बनाई है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2014 से अगर देखा जाए और 2022 अभी है, तो बीजेपी और अंतराल की भी सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है। तो इस मकसद को पाने के लिए वो खरीद फरोख्त जो है घोड़े बाजार करना चाह रही है और उन्होंने हर राज्य में तहलका मचा दिया है। हर राज्य में इस तरीके की घिनौनी राजनीति करने का काम किया है। हमारे शिवसेना के नेता उद्धव जी ठाकरे साहब, जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे साहब के बाद शिवसेना पक्ष प्रमुख बने हैं, उन्होंने बहुत ही डटकर शिवसेना का सामना किया और 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता बनाई थी। उसके बावजूद 2019 में जब सत्ता बनाने का जब दाव खेला गया, तो उस समय जो है विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के जो गद्दावर नेता महाराष्ट्र के थे, उनके खिलाफ अपक्ष उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के खड़ा करके खरीद फरोख्त करके पैसा, अमाप पैसा जो है डाल के
उन्होंने हमारे शिवसेना के अच्छे अच्छे जो नेता थे, बड़े बड़े जो नेता थे, उनको गिराने का काम शुरू किया। उसके बाद 56 उसके बावजूद भी 56 एमएलए हमने लाए। और जब हमारा 2019 में सरकार स्थापन करने की जब पहल हुई थी, तो पहल में उन्होंने उद्धव जी ठाकरे साहब ने कहा था कि जो फार्मूला भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी और मुझ में हुआ था, वही फार्मूला अंतिम होगा और शिवसेना का जो है इस बार मुख्यमंत्री जो है शिवसेना का होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद ये प्रस्ताव जो है भारतीय जनता पार्टी ने ठुकरा दिया। उनका कहना था कि हमारे 105 एमएलए आए हैं, आपके 56 एमएलए आए हैं, इसलिए हम ये प्रस्ताव ठुकरा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद दूसरा प्रस्ताव भी आदित्य जी ठाकरे साहब प्रवीण जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इतिहास सबको पता है प्रवीण जी, इतिहास सबको पता है, वर्तमान की बात कीजिए ना। जिस तरीके से आज जो बयान दिया गया है, मेरा सवाल उस पर था। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पुराने पत्ते झड़ेंगे, नए पत्ते आएंगे, यानी और मोह नहीं है सत्ता का, इस तरीके की तमाम बातें यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी की तरफ से की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मोह तो यहाँ पर नजर आ ही रहा है, चाहे वो सत्ता का हो और चाहे वो विधायकों से जुड़ा हुआ मोह हो, क्योंकि लगातार विधायकों को मनाने की कवायद यहाँ पर देखने को मिली। लगातार कोशिश की जा रही थी कि विधायकों के साथ बातचीत की जाए, उस पर क्या कहेंगे? मैंने अभी आपको कहा था कि शिवसेना जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्गदर्शन पर चलने वाली एक संगठन है और स्वराज्य की स्थापना पूरे हिंदुस्तान में लाने के लिए हिंदुत्व की कगार पर शिवसेना खड़ी हुई है। शिवसेना सत्ता की लालसा कभी नहीं शिवसेना की। 1967 से लेकर अभी तक ये तीसरी बार शिवसेना सत्ता में आई है। शिवसेना का और सत्ता का कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ जनता का काम करना है। इसलिए शिवसेना के अगर ये बागी नेता जो है जिन्होंने गद्दारी की, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब की पीठ पर खंजर फूंका है, चंद पैसों के लिए ये लोग बागी हो चुके हैं। लेकिन हम फिर से सत्ता में आएंगे, फिर हम जीरो से शिवसेना जो है वो हम स्टार्ट करने की जो कोशिश। कैसे सर, कैसे प्रवीण सर कैसे आएंगे सत्ता में, वही तो जानना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके की उठापटक चल रही है, आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर विधायकों की बात करें, 38 विधायक जो हैं वो बागी हो गए हैं। सुनिए, 38 विधायक, अभी उनका आंकड़ा कभी 37 था, कभी 30 था, कभी अभी 42 है, अपक्ष एमएलए 12 है। अभी ये जो है 2400 किलोमीटर दूर रह के ये लोग बात कर रहे हैं। इनको आज नहीं तो कल मुंबई आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल शिवसेना पक्ष प्रमुख के सामने आंखों में आंखें डाल। लेकिन तब तक आपको नहीं लगता कि देर हो जाएगी? तो नहीं, बिल्कुल देर नहीं हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे मजबूत है, संविधान सबसे मजबूत है और इलेक्शन कमीशन का ढांचा जो है वो सबसे मजबूत है। इनको जो है वहां पर इनको जो है वहां पर इनकी जो नीति है वो तय करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी बगावत जो एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं, लेकिन उनको महाराष्ट्र नहीं मालूम। थाने के पुरता मर्यादित नेता है एकनाथ शिंदे। पूरा महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र जो है बहुत बड़ी ताकत है। संजय राउत बहुत बड़ी ताकत है उनके पीछे। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ संजय राउत जी है, अनिल जी देसाई साहब है, विनायक जी राउत है, सबसे बड़े जो दिवाकर रावते साहब है, बड़े बड़े नेता उनके साथ आज भी है। 5 पांडवों के साथ उद्धव जी, यानी कृष्ण भगवान, उनको उद्धव कहा जाता है, नारायण कहा जाता है, वो खड़े थे। और नारायणी सेना जो है वो दुर्योधन यानी कौरवों के साथ खड़ी थी। नारायणी सेना हार गई और श्री कृष्ण जो था वो 5 पांडवों के साथ था, पांडव जीत गए। और ऐसा ही होने वाला है इसी बार भी जो है वो उद्धव ठाकरे साहब ही जीतेंगे। और ये सभी जो बागी नेता है, अगर वो बगावत नहीं छोड़ देंगे, उनको अल्टीमेटम दिया है, वो बगावत नहीं छोड़ देंगे तो देखो। चलिए ठीक है प्रवीण जी छोड़िए ये सब, आप सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। 16 विधायकों के ऊपर कार्रवाई की मांग यहाँ पर की गई है। प्लान 16 के तहत अब शिवसेना आगे बढ़ रही है, क्या लगता है कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अगर ये लोग 2 दिन में मानेंगे नहीं तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और महाराष्ट्र की आपको बोलता हूँ, पूरा देश अलग होगा विचारधाराओं का, लेकिन महाराष्ट्र में ये सब री इलेक्शन में अगर ये लोग खड़े होंगे तो सभी के सभी लोगों का डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। अभी शिवसैनिक अंगार है, शिवसैनिक अभी शांत है। उद्धव साहब ठाकरे का आदेश जो है वो हम आदेश आने की जो है वो समय देख रहे हैं। जिस दिन आदेश आएगा ये लोगों को महाराष्ट्र में घूमना, इनके मतदार संघ में घूमना मुश्किल हो जाएगा। इतनी खतरनाक शिवसेना है। आज पीठ पर 2.5 साल धमकी दे रहे हैं सर आप?
धमकी दे रहे हैं। धमकी क्योंकि आज जिस तरीके से संजय राउत का बयान निकलकर सामने आया, उसमें भी साफ तौर पर धमकी जैसे ही स्वर निकलकर सामने आ रहे थे। ऐसा 48 घंटे में क्या हो गया कि जहां विधायकों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, विधायकों को समझाई दी जाए, उनके साथ ये तक कहा जा रहा था शर्तों पर मान लिया जाएगा। 48 घंटे से क्या हुआ कि स्वर ही बदल गए शिवसेना के। सुनो बात, एक नेता में ये सब लोग जो है वहाँ पर में सूरत से गुवाहाटी भाजपा पार्टी के नेताओं के द्वारा छुकर कीटन कर ये लोगों को इंडिविजुअल, ये लोग सामने आए, इनकी इंडिविजुअलिटी जो है, ये लोग की भाषा जो है पिछले समझ में नहीं आ रहा आखिर शिवसेना को क्यों बता रहे हैं। कौन सी बात शिवसेना इन विधायक है पत्रों के माध्यम से, अलग अलग बयानबाजी के माध्यम से विधायक जो अपनी थे वो रख रहे हैं। लगातार वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी अनदेखी से नाराज थे। हिंदुत्व का जो एक एजेंडे के तहत शिवसेना कार्यरत थी, उस एजेंडे को धूमिल होते हुए वो देख रहे थे, इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं है, आप कह रहे हैं कि वो सामने नहीं आ रहे, और कौन सी मांग चाहिए आपको? सुनिए मेरी बात। हाँ। जो 40 एमएलए वहाँ पर है, उनमें से 37 एमएलए शिवसेना के हैं और बाकी 3 जो है अपक्ष विधायक है। हाँ। उनमें से सिर्फ एक ही जो संजय सिरसाट जो महाराष्ट्र के संभाजीनगर पश्चिम के विधायक है शिवसेना के, उनका एक का ही पत्र ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया। वो 22 जून 2022 को ट्वीट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि जिस दिन वर्षा बंगला जो मुख्यमंत्री निवास स्थान महाराष्ट्र का है, जिस दिन वर्षा निवास छोड़ दिया था तो वहां पर हजारों शिवसैनिक आए थे, तो उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी कहा था कि आम जनता के लिए आज खुला है वर्षा निवास और हमारे लिए कभी खुला नहीं था। तो उस आधार पर मैं ये कहना चाहता हूँ, उस लेटर पर यही जो संजय सिरसाट जी है वो 15 दिन पहले वर्षा निवास पर खाना खा रहे थे और उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ भोजन कर रहे थे, और उनका ट्वीट भी जो है, फोटो ट्वीट भी है, उसी ट्विटर अकाउंट पर है, जनतंत्र टीवी देख सकती है। दूसरी बात, 8 जून को महाराष्ट्र के संभाजीनगर में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी शिवसेना की जो है वो सभा हुई थी, उस व्यासपीठ पर भी संजय सिरसाट थे। तो संजय सिरसाट का जो कहना है कि हमें उद्धव जी ठाकरे साहब मिलते नहीं, ये सरासर झूठ है। तीसरी बात, 1 महीना पहले 28 अप्रैल को 60 करोड़ रुपए उनके ही मतदार क्षेत्र के जो मंदिर देवस्थान के ट्रस्ट के लिए और दिए गए थे, वो भी पैसा जो दिया गया था वो संजय सिरसाट के ही मतदार संघ में दिया था। तो आपके पास उद्धव जी साहब 1 महीने में 10 बार आपको मिल चुके हैं। आप बोल रहे हैं कि उद्धव साहब मिलते नहीं। आपके एक ही बीकेसी मैदान पर मई महीने में सबसे बड़ी सभा हुई थी महाराष्ट्र में, बीकेसी मैदान पर, वहां पर भी संजय सिरसाट व्यासपीठ पर थे, तेजस्वी ठाकरे साहब के साथ सेल्फी ले रहे थे। वो बोल रहे कि हमें कोई नेता मिलता नहीं है। और ये जो संजय जी सिरसाट साहब, उनका अकेला का ही 40 एमएलए में उनका अकेला का ही ट्विटर पर लेटर आया है, और वो लेटर पर जो जनता के कमेंट्स है ना, और शिवसैनिकों का कमेंट्स है, गद्दार नाम के कमेंट सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। तो उद्धव ठाकरे साहब ने महाराष्ट्र में नहीं, देश में सबसे अच्छा काम कोरोना काल में किया है। लोग उनको पूज रहे हैं, उनकी आरती निकाल रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री हमें 25 साल चाहिए। लेकिन प्रवीण जी, ये लोग तो नहीं मान रहे ना, ये विधायक तो ऐसा नहीं मान रहे। उनका तो ये कहना है कि उनके लिए कि कुछ काम किया ही नहीं गया। अब अगर ऐसा ये कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी। क्या लगता है आपको, क्या वजह है? आप बता दीजिए क्या वजह है। ठीक है। हाँ, आज हमारे शिवसेना के जो नेता है और युवा सेना के जो प्रमुख है, युवा सेना प्रमुख शिवसेना के नेता और आदित्य जी ठाकरे साहब जो है वो शिवसेना के नेता भी है और पर्यावरण मिनिस्टर भी है। उन्होंने ये कहा था कि इन सबको पैसा मिला है, ये सब गद्दार हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी लोकशाही को खत्म कर रही है और इन्होंने इनको। तो आपकी नाक के नीचे ये तमाम चीजें होती रही, लेकिन आप लोगों को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। ये देखो, गद्दारी और बेईमानी पीठ पीछे होती है, खंजर पीठ पीछे, और उन्हीं गद्दारों को आप मना भी रहे हैं। आप चलिए ठीक है प्रवीण जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे क्योंकि लंबी चर्चा चलेगी। ठीक है, अश्विनी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अश्विनी शाही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अश्विनी जी, जिस तरीके से आज संजय राउत को हमने सुना, उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र में आग लगाई है उसमें वो खुद ही जल जाएगी। जिस तरीके की चीजें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए साहिल जी, इसमें जो है संजय राउत जी जो अलग अलग तरीके का बयान दे रहे हैं, परसों तक वो धमकी दे रहे थे, आज फिर धमकी पर उतर आए हैं। तो ये अपने ही दल में ये लोग एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्यों शामिल कर रहे हैं? एक तरफ इनके नेता आदित्य ठाकरे जी कह रहे हैं, अभी हमारे शिवसेना के साथी कह रहे हैं
कि हमारे आदित्य ठाकरे जी नेता हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, नेता है आपके। उन्होंने पहले कहा कि भाई सब ये गद्दार हो गए हैं, पैसे के लालच में बिक गए हैं। उसके पहले आया था ईडी और सीबीआई के दबाव में है। तो पहले आप लोग तय कर लीजिए कि आखिर आरोप लगाना क्या है और किस पर लगाना है। कोई ये लोग क्लियर नहीं है। कुल मिलाकर साहिल जी ये पूरा पिक्चर एक ऐसा बन के आ रहा है कि शिवसेना में अंदरूनी सब कुछ ठीक नहीं था और वो भी महाविकास आघाड़ी के साथ ये लोग कंफर्टेबल नहीं थे। इन लोगों को अब जिसके विधायक ये कह रहे हैं नहीं मिलती थी जाने की, हम लोग दो को फोन करते थे, नहीं मिल पाता और हमारे सामने ही दूसरे दल के लोग, एनसीपी के लोग, कांग्रेस के लोग जाते थे। तो ये पूरा एक माहौल आज से नहीं तैयार हुआ है। अगर इनको अभी हमारे बहुत देर तक आपने हमारे शिवसेना के साथी को सुना, इन्होंने भी बहुत सी चीज कहा, बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। भाई हम लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे और आप लोग बीच में छोड़कर भाग गए। महाराष्ट्र की जनता ने तो शिवसेना बीजेपी युति को वोट दिया था, आप लोग छोड़कर भाग गए मुख्यमंत्री बनने के लिए। कभी भी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। चलिए इतिहास में जाने की कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पर अगर खरीद फरोख्त करनी होती तो हम उस समय भी खरीद फरोख्त कर लेते। क्यों उस समय ये विधायक बिकाऊ नहीं थे, आज बिकाऊ हो गए। वो कैसे हो गए भाई? आप लोग आरोप पहले सोचिए कि कैसे लगाना है, क्या लगाना है, किस पर लगाना है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, आपका अंदरूनी मामला है, आप लोग सुलझाइए। अगर वो लेकिन अश्विनी जी एक बात यहाँ पर क्योंकि निकलकर सामने आई है, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें हाथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का ही रुख क्यों कर रहे हैं ये विधायक? पहले वो गुजरात चले जाते हैं, सूरत पहुंचते हैं, वहां पर एक होटल में रहते हैं, वहां पर उनको तमाम तरीके की व्यवस्थाएं दी जाती है। उसके बाद सीधा वो गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र की जो सियासत है वो गुवाहाटी तक पहुंच गई, महाराष्ट्र में आके सुलझाए है ना। साहिल जी वो तो चले जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, लेकिन अब सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है। अगर हमारे किसी जगह गए तो क्या बुराई है उसमें? किसी सरकार में आपका कोई जरूरी है? बुराई नहीं है, बुराई बिल्कुल नहीं है, बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो निकलकर सामने आ रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं वो इनसे मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन पूरी प्लानिंग ये है कि मुलाकात हो ही ना पाए और तमाम बीजेपी शासित राज्यों में उनको इधर से उधर घुमाया जा रहा है? देखिए, मुलाकात करना हो मतलब दूरी इतनी बढ़ा दी जाएगी कि नजदीकियों का सवाल ही ना उठे। अब अभी उनके दो लोग सूरत में आए मिलने, 2 एमएलए मिलने आए, उनको मिलने दिया गया। कहीं ऐसा उनको रोक नहीं हुआ। एक एमएलसी मिलने आए, उनके दूत बनकर आए, लेकिन उनके साथी तो वापस नहीं गए ना सर? वही तो सवाल है कि वापस तो नहीं गए। शिंदे साहब के साथी हो गए वो। हाँ, अब ये कैसे कहा जाए? और जो वीडियो आया है देखा जा रहा है और बार बार आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि वहां से विधायक निकल के जा भी रहे हैं, 2-4 घंटे बाहर घूमकर आ भी रहे हैं। किसी को न किडनैप किया गया है, न बंधक बनाया गया है, कुछ नहीं किया गया है। सभी लोग स्वतंत्र हैं और शिंदे जी के साथ जो वीडियो आया है और गिनती के सारे विधायक वहां खड़े हैं, उनके पक्ष में नारे लगा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है, पहले दिन की बात मैं बता रहा हूं, उन्होंने बोला है कि बाला साहब ठाकरे की नीतियों में हम अटूट विश्वास रखते हैं। नहीं, वो हमने सबने सुना वो, लेकिन जिस तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, मेरे को उसका जवाब चाहिए आपसे। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि इतनी दूरियां बना दी जाए शिव सैनिकों और उद्धव ठाकरे के बीच कि कोई सुलह का रास्ता यहाँ पर निकलता हुआ नजर ही ना आए? और जिस तरीके से, जैसा आपने अभी खुद ही जिक्र कर दिया कि कुछ एमएलसी वहां पर पहुंचे बात करने के लिए, उन्हें मिलने दिया गया, लेकिन वो वापस ही नहीं गए, वो एकनाथ शिंदे के साथ ही उनको समर्थन देने लगे। तो ये तो आप शिवसेना का मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, कोई दोष नहीं है। और इसको कयास लगाना, मैं लास्ट में एक शब्द बोल रहा था, उसको फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है, कोई रोल नहीं है, कहीं पर भी हम उसमें शामिल नहीं है। हाँ, अगर हमारे पूर्व विधायक मिलकर अगर हमको समर्थन देते हैं तो हम राजनीतिक दल है, लेने में गुरेज भी नहीं करेंगे। ये बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, टीएमसी के नेता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुमित मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ हैं। सुमित जी, आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि विरोध तो हमने टीएमसी की तरफ से भी देखा, एक विरोध प्रदर्शन निकला था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब क्या स्टैंड रहने वाला है टीएमसी का, ये साफ कर दीजिए आप। साहिल भाई, देखिए, सबसे पहले तो अभी जो बातें हो रही हैं कि महाराष्ट्र को लेकर के किस तरीके सरकार बनेगी, किस तरीके का होगा, आज हम लोग को समझना चाहिए कि केंद्र में बैठी सरकार मोदी जी की किन किन का सहारा ले रही है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, कौन कौन से
अधिकारियों का सहारा लेकर के सरकार को गिराया जा रहा है। सब लोग देख रहे हैं, हर प्रदेश के अंदर ये लोग खेल खेल रहे हैं। 2.5 साल हो चुके हैं, महाराष्ट्र के अंदर 2.5 साल हो चुके, 2.5 साल की सरकार बची है। तो किस तरीके से ये लोग वहां पे शासन करना चाहते हैं। और अच्छा, ये अभी हमारे प्रवक्ता साहब, हमारे अश्वनी साई जी कह रहे थे कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अभी आपस में लड़ रहे हैं। अरे भैया, अगर वो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो आप लोगों ने सरकार बनाने का आश्वासन क्यों दिया कि इतने मंत्री आपको दे देंगे, डिप्टी सीएम आपको दे देंगे। आप लोग उत्तेजना दिखा रहे हैं, आप लोग बैक फुट पे आकर जो बैक उससे खेल रहे हैं कि सीबीआई ईडी का डर दिखा करके विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह चौथी जगह आप लोग टाइम पास कर रहे हैं कि हम सरकार बना ले। पर वहां की जनता, महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी का चल चरित्र चेहरा सब कुछ जान चुकी क्या कर रही है। आज देश की चिंता नहीं है इन्हें, आज देश के हालात क्या होते चले जा रहे हैं। लोग, युवा लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, इन्हें उसकी चिंता नहीं है। इनको केवल चिंता ये एक जगह सरकार बना ले, सरकार गिरा दे। ये कब तक होगा, कब तक होगा साहब। प्रदेश की, देश की जनता आपसे कुछ पूछना चाहती है। और रही सवाल टीएमसी की, तो टीएमसी का विरोध प्रदर्शन हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। अभी आप देखिए, चुनाव है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के, तो आगे हम लोग विपक्ष जो है एक होकर के लड़ाई लड़ेगा बीजेपी से। बीजेपी के खिलाफ एक होकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हार जीत तय करेगा हमारा वोटर जी। लेकिन सुमित जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त यहाँ पर हो रही है, विधायकों को बरगलाया जा रहा है, जिस तरीके से आपने कहा कि किडनैपिंग का भी शब्द अभी इस्तेमाल किया गया था यहाँ पर थोड़ी देर पहले, प्रवीण जी भी कह रहे थे कि विधायकों को यहाँ पर एक जगह पर रख लिया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि विधायक मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, फोटो सेशंस हो रहे हैं, किडनैपिंग इस तरीके से तो नहीं होती। ऐसा तो नहीं है कि उनको जबरन वहां पर रख लिया गया है। और विधायक लगातार ये वो विधायक हैं जो विचारधारा के प्रति कटिबद्ध रहने की बात करते हुए नजर आते हैं। लगातार वो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा था वो धूमिल होता हुआ नजर आ रहा था, उनकी अनदेखी की जा रही थी। तो तमाम चीजें तो वो बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के। और अगर आप बार बार ये जांच एजेंसियों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा तो होता हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लगातार जो तमाम विधायक है वो ये कह रहे हैं कि उनकी अनदेखी हो रही थी, उससे वो नाराज थे, लगातार वो अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही थी। इसका जवाब, हाँ, मैं दोनों से ही जवाब दूंगा। प्रवीण जी आ रहा हूं, सुमित जी को बोलने दीजिए। साहिल भाई देखिए, शायद आपको ये मालूम है या नहीं मालूम, हमें पता नहीं कि सीबीआई और ईडी सामने आकर के नहीं खेल खेलते, बैक फुट पे आकर के गेम खेलते हैं, बैक डोर से। उनके पास सबकी जन्म कुंडली रहती है, जन्म कुंडली तैयार हो चुकी थी कि आप लोग इतना समर्थन लेकर के आप लोग हट जाइए, वरना आप लोग के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। धमकाया जाता है हर जगह, हर प्रदेश में। क्या आप मुझे बताइए, क्या बंगाल में नहीं हुआ? सबने देखा किस तरीके से वहां पे विधायकों को तोड़ा गया, प्रलोभन दे करके सांसदों को तोड़ा गया। आज वही सांसद लोग थोड़े दिन रहने के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखिए, आ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, बीजेपी से अलग हो रहे हैं। क्यों? गुठन हो रही है। तो ऐसे ही अगर जो महाराष्ट्र में शिव सैनिक आज भारतीय जनता पार्टी में जाने की सोच रहे हैं, वो थोड़े समय। प्रवीण जी आप भी बोल दीजिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा इस पर। प्रवीण जी जल्दी से आप भी बता दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कर्नाटक में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी में कर्नाटक में ही लोकशाही को खत्म कर दिया। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? मध्य प्रदेश में भी उन्होंने गद्दारी, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की। बिहार में चुनाव किसने जीता था? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में क्या किया? राजस्थान में वो कौन सा खेल खेलना चाह रहे थे, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, उन्होंने खेल को ठीक है प्रवीण जी, चलिए आपकी सारी बातें मान ली, आपकी के लिए वो गए थे, ठीक है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है वो तृणमूल कांग्रेस ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। आज भी वो जो लोग है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मैं शीर्ष नेताओं को कहना चाहता हूँ कि अभी लोकसभा में ये समय आ चुका है कि खरीद फरोख्त की जो चीजें होती जा रही है उसके ऊपर सख्त से सख्त कानून लाना जरूरी है। प्रवीण जी चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली। यहाँ पर खरीद फरोख्त की बात बार बार कर रहे हैं, ये भी मान लिया। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अगर यहाँ पर हो रहा है, ये भी मान लिया। लेकिन ये कौन विधायक हैं? ये आप ही के तो विधायक है ना, आप ही के विधायक हैं जो बिक गए, अगर आप कह रहे हैं तो। और अगर ये विधायक बिक गए, आपकी नाक के नीचे ये सब होता रहा और आपको भनक तक नहीं लगी, 2.5 साल का कार्यकाल निकल गया, लेकिन आपको ये भनक तक नहीं लगी कि इनको खरीदा जा रहा है। और कोई छोटा नाम नहीं है, एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो एक बड़ा चेहरा है। अगर उनके खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया जाता या किसी भी जांच एजेंसी का इस्तेमाल यहां पर किया जाता, पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होती। इतना क्या दबाव बना दिया गया कि उनको पार्टी छोड़नी पड़ रही है?
सुनिए, एकनाथ शिंदे साहब का जो भी कहना है वो सामने आके कह रहे हैं, उनकी बात वो मीडिया के सामने रख रहे हैं, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। सर, लेकिन चर्चा जो का मुद्दा ही 40 ये है, विधायक वहाँ आप पर कह रहे हैं है, आप चर्चा ही नहीं करना चाह रहे। जो 40 विधायक है जो जिनको किडनैप करके एक होटल में, एक 5-7 तो सर किडनैपिंग लगनी भी तो चाहिए। वो विधायक सामने खड़े होके फोटो सेशन करवा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं। उनका तो ऐसा लग रहा है जैसे वो काफी घुटन में थे और घुटन से बाहर निकल गए। वो विधायक बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद बोल रहे हैं। हाँ। और एक भी विधायक माइक के सामने, वीडियो के सामने आके उसकी बात नहीं रख रहा है। उनको जो है वो अभी तक उनकी, जब तक उनकी बात सामने नहीं आएगी तब तक वो किडनैप है। शिवसेना का ये स्टैंड है कि उनको पता नहीं सर, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कौन सी बात सामने लानी है, क्योंकि विधायकों ने तो अपनी बात रख दी है। उन्होंने तो साफ तौर पर अपनी अपनी परेशानियां बता दी हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, एक के बाद एक बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। और पिछले 48 घंटे की बात करें तो शिवसेना में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है, उनकी बयानबाजी में बदलाव देखने को मिला है। जहां एक और विधायकों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, अब विधायकों को चुनौती यहां पर दे दी गई है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हम लगातार चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ, अभिषेक जी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक जी, काफी ज्यादा समय हो गया, मैं आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन आप समझ रहे होंगे क्योंकि काफी जरूरी था जिस तरीके से शिवसेना से बयानबाजी हो रही है उसके बारे में जानना यहाँ पर बेहद जरूरी था। और अब अगर हम बात करें तो कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि जो विधायक है वो ये चाह रहे हैं कि अघाड़ी को तोड़ दिया जाए, यानी कि एनसीपी से गठबंधन तोड़ दिया जाए, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया जाए और बीजेपी के साथ शिवसेना मिल जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि 2.5 वर्ष से महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है और जिस दिन से महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनी है, भारतीय जनता पार्टी को तब से तकलीफ हो रही है। और 3 बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने और इनके तमाम नेताओं ने कोशिश करी वहां पे सरकार गिराने की। आज जो ये कह रहे हैं कि उनके विधायकों में असंतोष है, 3 दिन पहले वहां से 2 विधायक भाग कर आए हैं सूरत से। उन्होंने बताया किस तरीके से 150-200 पुलिस कर्मियों द्वारा उनको वहां पे बंधक बना के रखा गया था, अस्पताल में जबरन जांच करवाई जा रही थी। खैर वो किसी तरीके से भागकर मुंबई वापस आ गए। तो इस तरीके की चीजें जो है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार नहीं किया है। कर्नाटका हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, हर जगह इन्होंने काम करने की कोशिश करी और कई जगह सफल भी हुए हैं। आखिर जो विधायक हैं वो सूरत से भाग के, अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि कहीं भी जा सकते हैं, तो सूरत से भाग के राजस्थान क्यों नहीं पहुंच गए, दिल्ली क्यों नहीं पहुंच गए? आखिर उनको सूरत के बाद वहां पे असम जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? और पहले से सारी चीजें प्रनियोजित हैं, पहले से डिसाइडेड था। 1 हफ्ता पहले वहां होटल बुक कर दिया गया था, बाकायदे पुलिस के द्वारा उनको एस्कॉर्ट किया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बस उनको एयरपोर्ट पे लेने आ रही है। तो कोई ये संयोग की बात नहीं है, ये सारी चीजें प्री प्लान्ड है। और भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी है दिल्ली में और महाराष्ट्र में पूरी तरीके से इनकी बैकिंग कर रही है और किस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया जाए उस पर मंथन किया जा रहा है बीजेपी के लोगों के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक और बात कही, कहा कि शिवसेना ने उनको धोखा दिया था। हाँ, अभिषेक जी, लेकिन एक बात बताइए, विरोधी धुआं देखेंगे तो आग लगाने की कोशिश तो यहाँ पर करेंगे, अगर वो आग नहीं लगाते हैं तो वो किस बात के विरोधी हुए? देखिए, जैसे कि अभी ईडी और सीबीआई की बात हो रही थी, 2014 में जब यूपीए की सरकार का आखिरी वर्ष था, 14 तक 154 केवल ईडी जो थी वो केसेस को हैंडल कर रही थी। आज ईडी 5400 केसेस हैंडल कर रही है। तो आप एक मेजर डिफरेंस देखिए कि ईडी का जो काम था वो ना करके राजनीतिक जो नेता हैं दूसरी पार्टियों के, उनके पीछे पड़ी हुई है इस तरीके से। और जो इनमें से विधायक हैं, इनमें से 11 से 12 विधायक ऐसे हैं जिनके जो महिला हैं उनके एक के पति के ऊपर ईडी की जांच चल रही है, आईटी विभाग की जांच चल रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी की मजबूरी है जिसको दबाया जा रहा है। और वहां पे चिट्ठी भी जो साइन करके भेजी गई थी डिप्टी स्पीकर को, उसमें उस विधायक का भी साइन करके मराठी में भेजा गया है। जो विधायक ने बोला है कि मैं अंग्रेजी में साइन करता हूं,
हूँ, मैं मराठी भाषा में साइन नहीं करता हूँ। तो ये तमाम चीजें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई गोलमाल है और भारतीय जनता पार्टी की बैकिंग है, सब जानते हैं। एकनाथ शिंदे ने खुद ये बात बोली कि मेरी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी से बातचीत चल रही है जिसने पाकिस्तान में बहुत कुछ करके दिखाया है। स्वाभाविक सी बात है, वो बीजेपी की बात कर रहे थे, उसमें कोई उन्होंने बिना नाम लिए बोल दिया। तो बीजेपी की बैकिंग से सारा काम हो रहा है और ईडी और सीबीआई के दम पे दबाया जा रहा है। जो नहीं दबे उनके ऊपर कार्रवाई करी गई, उनको जबरन जेल में भिजवा दिया गया किसी न किसी तरीके से। तो महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का काम बीजेपी पिछले 2.5 वर्षों से कर रही जब से बनी है। आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभिषेक जी, हम ये नहीं समझ पा रहे कि अगर बंधक बनाया गया है, अगर जबरन उनको वहां पर रखा जा रहा है, तो वो इतने खुश कैसे नजर आ रहे हैं सर? वो लगातार बार बार अपनी बात रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि पार्टी के अंदर उनकी अनदेखी की जा रही थी, पार्टी के अंदर उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, पार्टी के अंदर वो काम नहीं कर पा रहे थे। वो सिर्फ सेना से बातचीत करने से पहले उन्हें अगर एक छोटा सा कार्यक्रम भी करना पड़ता था तो उन्हें एनसीपी के माध्यम से वो कार्यक्रम करना पड़ता था। यानी कहीं ना कहीं एनसीपी के दबाव में वो काम कर रहे थे और इसी बात से वो खफा थे। बार बार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार, बार बार जांच एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाना, क्या सिर्फ इसी से काम चल जाएगा सर? नहीं तो एक बात बताइए, एकनाथ शिंदे 2.5 साल से कैबिनेट मंत्री बने हुए थे, तब उनको ये बात नहीं याद आई? बाकी जो 3 मंत्री उसमें थे, तब उनको ये उनके जमीन नहीं जागा? तब उनको ये नहीं लगा कि ये जो गठबंधन है वो गलत हो रखा है? तब उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठा ली? उससे पहले क्यों नहीं उठाई आवाज? बीजेपी ने तो तब भी कोशिश करी थी 3 बार, आवाज क्यों नहीं उठाई उन विधायकों ने? एकनाथ शिंदे ने तब क्यों नहीं बोला? तब क्यों नहीं विरोध हुआ इस बात का? देखिए, सारी बातें ऐसा नहीं है, ये पूरी तरीके से बीजेपी द्वारा प्रायोजित है और बिना बैकिंग के काम नहीं होता। 2500 किलोमीटर दूर आप बैठ के कह रहे हैं कि अश्विनी शाही से हम ले लेते हैं। से आप महाराष्ट्र में आइए, मुंबई में आइए, फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर पे आइए, फ्लोर पे आप संख्या अपना बल दिखाइए, बताइए कि आपके पास संख्या बल ज्यादा है। जी मैं कांग्रेस के अपने साथी को जवाब देना ये चाहता हूँ। आज देखिए, अभी उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया शिंदे जी ने, तो क्या कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? पाकिस्तान में इन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया है? ये इनके ऊपर भी तो वो जा सकता है। मैं तो कहा, उन्होंने भाजपा का नाम तो लिया नहीं, उन्होंने बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के साथ तो गठबंधन में ही है सर। ये तो ये बात करने का यहाँ पर कोई कांग्रेस नहीं के बैठा साथ तो है। इस बात को छोड़ नहीं है दीजिए, ठीक है? ये इतने नासमझ कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन चलिए ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। बात मेरी सिंपल सी इतनी है कि 2.5 साल तक कहाँ थे एकनाथ शिंदे? 2.5 साल में उन्हें समझ में नहीं आया कि हिंदुत्व उनका धूमिल हो रहा है? देखिए, जब पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता होती है तो पार्टी के नेतृत्व ने जो काम किया उसके साथ सारे लोग रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें बढ़ती जाती हैं और एक सीमा से बाहर हो जाती हैं, आज देखिए, किसी भी विधायक ने बाला साहब ठाकरे जी की बातों का कोई कुछ नहीं किया, सबने आस्था व्यक्त किया, लेकिन उद्धव ठाकरे जी का जिंदाबाद जी किसी ने नहीं बोला। उद्धव ठाकरे की नीतियों का खिलाफत हो रही है। आज जो उद्धव ठाकरे जी ने किया, बाला साहब ठाकरे जी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं देश में, जब बाबरी मस्जिद जो है गिराई गई थी तो उन्होंने ताली बजाया था। उन्होंने कांग्रेस के लिए भी कुछ बोला था, अकेले व्यक्ति हैं, उनका एक हिंदुत्व का एक अलग ही एजेंडा चलता था। लेकिन आज के दिन में वो एजेंडा सावरकर की वहां पर अपमान होता रहा। वीर सावरकर जी का अपमान होना बहुत बड़ी बात होती, बाला साहब ठाकरे जी होते वो वहां पर बर्दाश्त नहीं करते, तो ये शिव सैनिक उसका वो अपमान बर्दाश्त करते रहे। हिंदुत्व में हनुमान चालीसा पढ़ने पर किस तरीके से लोगों को बेइज्जत किया गया, जेलों में डाला गया, तो ये धीरे धीरे, ये उदाहरण मैंने 1-2 दिए, काम नहीं हो रहे थे। आदित्य ठाकरे जो इनके एमएलए हैं, अभी बहुत जूनियर है शिंदे साहब से, लेकिन चलिए वो नेता है, पाकिस्तान चले जाते तो नहीं होता है। किस तरीके से उन्होंने जो है उनका अपमान करने की बात की। एयरपोर्ट से कितने एमएलए लौटा दिए गए जब अयोध्या आ रहे थे आदित्य ठाकरे साहब। तो इससे कुल मिलाकर ये होता है कि अपने ही दल के नेताओं विधायकों का सम्मान उस दल में नहीं था, तो 2.5 साल तो लग ही जाता है समझने बूझने में। इनके मंत्रालय में उनका दखल था आदित्य ठाकरे जी का, ये काम नहीं कर पा रहे थे, ये खुल के चीजें आ रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि 2.5 साल क्यों लग गए और 3 साल पहले क्यों नहीं हुआ। अश्विनी जी, आप बिल्कुल सही टाइम पे वो जागे हैं। यानी कि हिंदुत्व की जो उनको लग रहा है कि हिंदुत्व उनका धूमिल हो रहा था, वो बिल्कुल सही टाइम पे, जब उन्हें यहाँ पर इस तरीके का समर्थन मिल रहा है, जब उनके लिए तमाम रास्ते यहाँ पर खुलते हुए नजर आ रहे हैं, तभी उनको इस आवाज को एक लाइन का जवाब मैं और देना चाहूंगा। देखिए, जब आज एक हिंदुस्तान में जब कानून बना, एंटी डिफेक्शन लॉ जब बना, तो ये हुआ कि 3/4 जब लोग चले जाएंगे तब जो है सरकार वो सरकार के मतलब उसमें लागू नहीं होगा, वो असंबद्ध नहीं घोषित किए जाएंगे, सदस्यता नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या होता है
तीन चौथाई का मतलब यही होता है कि लोग जो है अपने पार्टी से असंतुष्ट हैं और पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रह गया। चलिए ठीक है अश्विनी जी, आपने यहाँ पर कानून की बात करी तो कानून से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे लेना चाहूंगा और जानना भी चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी ये जानना है कि उद्धव सरकार अल्पमत में है, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है। अगर अल्पमत में है तो जो ये बागी विधायक हैं ये फ्लोर टेस्ट की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? किस बात का इंतजार है? क्यों इतनी दूर बैठे हैं? देखिए उस टेक्निकलिटी में अभी हमको नहीं जाना है कि उस टेक्निकलिटी में जो है इन लोगों को जाना है, शिवसेना के लोगों को, कि क्यों नहीं मांग रहे हैं। वो मांगेंगे, उनके पास कुछ होगा, कोई बात होगी, टेक्निकल चीज होगी, न वहाँ मैं हूँ न आप है, बात होगी या फिर कोई एक प्लानिंग चल रही है जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं? 38 लोगों का है, अब कितने लोगों का है उनके पास, हो सकता है 38 में एक कम पड़ रहा हो, 37 में एक कम पड़ रहा हो, कुछ भी हो सकता है कि कोई और कारण हो। तो फ्लोर टेस्ट की तो मांग होनी है, आज नहीं होनी है, कल होनी है। हो सकता है कि अभी जो है कल को जो विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। चलिए अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। अभिषेक जी जल्दी से बोल दीजिए अपनी बात, उसके बाद हम प्रवीण जी क्या रुख करेंगे। देखिए बात यही है ना कि वो असम में बैठ के, गुवाहाटी में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्म आनी चाहिए। वहाँ 120 लोग बाढ़ से मर गए हैं, वहाँ पे बाढ़ आपदा का काम करने के बजाय वहाँ पे सरकार दूसरे प्रदेश की गिराने की ये तैयारी करवा रहे हैं। वो विधायक महाराष्ट्र आने के लिए तैयार नहीं, ये लोग लेकर नहीं आ रहे हैं, महाराष्ट्र आने नहीं दिया जा रहा है। वो विधायक एक बार महाराष्ट्र आ जाए और फ्लोर टेस्ट हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, असलियत पता चल जाएगी किसके पास 3/4 बहुमत है और नहीं। ये तो केवल कहने की बात है, वहां से बैठ के सारी बातें हो रही है। फ्लोर टेस्ट इसीलिए कराने से मना किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से 2 विधायक भाग के वहां से आए हैं, जब यहाँ मुंबई में जब ये विधायक पहुंचेंगे तो आप देखिएगा कि जो वहां पे संख्या बल बार बार दिखाया जा रहा है ये कुछ और साबित होगा। इसीलिए वहां पे तैयारी करी जा रही, समय टाइम बाय किया जा रहा है, किस तरीके से और हॉर्स ट्रेडिंग करी जाए, किस तरीके से खरीद फरोख्त करके पुख्ता किया जाए, ये तमाम चीजें वहां करी जा रही है। यानी आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्लानिंग के तहत ही है कि फ्लोर टेस्ट अब तक नहीं हुआ है और इसीलिए रोका जा रहा है। यही सवाल मेरा अश्विनी जी से था, पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मोल्ड करने की कोशिश कर दी इस बात को। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे साथ प्रवीण जी लगातार बने हुए। प्रवीण जी, जिस तरीके से सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और तमाम चीजें हम देख रहे हैं, और उससे एक बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या शिवसेना ये तय ही नहीं कर पा रही कि उसे करना क्या है? क्योंकि पहले यहाँ पर देखा गया कि विधायकों को मनाने की कोशिश की गई, जब विधायक माने नहीं तो साम दाम दंड भेद वाली रणनीति के तहत शिवसेना काम करती हुई नजर आ रही है। पहले विधायकों को मनाने की कोशिश की गई, उसके बाद उन्हें तमाम तरह के प्रलोभन यहाँ पर दिए गए, उनकी बात मानने के प्रलोभन यहाँ पर दिए गए कि उनकी तमाम बातें यहाँ पर मान जाएगी, उनकी शर्तें मान ली जाएगी, हमें सत्ता का लोभ नहीं है, हम अगर बैठकर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के लिए भी शिवसेना तैयार होती हुई नजर आई थी, जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आए थे। लेकिन अब जिस तरीके से दंड देने पर उतर आई है शिवसेना, लगातार देखने को मिल रहा है, धमकी दी जा रही है। संजय राउत के बयान को हम धमकी कह सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया। क्या कहेंगे आप इस पर? शिवसेना तय नहीं कर पा रही क्या कि करना क्या है? इसके पहले भी खरीद फरोख्त हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मत से गिरी थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पूरी ताकत से वापस आई थी। हम अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को मानने वाले लोग हैं। आज जो उद्धव ठाकरे साहब के साथ हो रहा है ना, वो सिर्फ उसके पीछे षड्यंत्र जो है, लोकशाही की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। देश को गद्दार विधायक नहीं चाहिए, देश को ईमानदार नेता चाहिए, और ईमानदार नेता आदित्य ठाकरे जी है। ईमानदार जो नेता है, ईमानदार नेता उद्धव जी ठाकरे साहब है, और हम साबित करके रहेंगे। और फ्लोर टेस्ट जब होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन प्रवीण जी, जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से आज भी उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि वो लड़ाई खत्म नहीं हुई है, वो शांत हो गए हैं लेकिन लड़ाई यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, उन्होंने वर्षा छोड़ा है लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी, जिस तरीके से वो कहते हुए नजर आ रहे थे। और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो 16 बागी विधायक के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया कि मोह नहीं है सत्ता से, पतझड़ जो पत्ते हैं वो झड़ जाएंगे, नए पत्ते यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि पतझड़ ही आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र बहुत ताकतवर महाराष्ट्र है, देश को चलाने वाला महाराष्ट्र है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रदेश महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने हमेशा देश को दिया ही है, देश से लिया नहीं है। महाराष्ट्र पूरा देश चलाने वाला महाराष्ट्र है। हमने क्रांतिकारी पैदा किए। जी सुमित जी, आ रहा हूँ, बात पूरी हो जाने दीजिए, आप ही के पास।
जी, मेरे बोलिए जो प्रवीण सहयोगी थे उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी की विचारधारा, स्वतंत्र वीर सावरकर की विचारधारा मानने वाला शिवसेना है। शिवसेना हमेशा हिंदुत्व से कटिबद्ध है, इनका हिंदुत्व अलग है, वो बार बार उद्धव जी ठाकरे साहब ने किया है। अभी रही बात इस समय की, तो इस समय में ये है कि सूरत किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। गुवाहाटी में कौन रखा है? भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। विधायकों को कौन बात नहीं करने दिया? भारतीय जनता पार्टी के लोग है। एक एक विधायक को घसीट कर वहां पर जो है वो उनकी भारतीय जनता पार्टी की जो यंत्रणा है वो लेके जाइए, और इन सब का हिसाब होगा, सभी विधायकों का हिसाब होगा। आने दो, फ्लोर टेस्ट होने दो, जीतेगी शिवसेना, जीतेगा महाविकास आघाड़ी, और यहाँ पर जो है सभी शांति से होगा। सिर्फ 5 से 6 दिन में सब आमना सामना हो जाएगा। अगर इसके बावजूद भी अगर शिवसेना को धोखा होता है तो शिवसेना को धोखा देने वाले सभी विधायकों को जो है री इलेक्शन में महाराष्ट्र की जनता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, जो वीडियो जो प्रकाशित हुआ था 2 दिन पहले, एकनाथ जी शिंदे साहब ने जो गुवाहाटी से जो 7 स्टार होटल रेडिकन होटल से जो उन्होंने किया था, उसमें आप उसका ऑडियो सुनिए। उसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मुझे कहा है कि आपको कुछ कमी नहीं पड़ने देंगे, इसका मतलब पैसा है, पैसे से ये लोग बिकने जा रहे हैं। सर, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि अगर विरोधी धुआं देखेंगे तो आग लगाने की कोशिश तो करेंगे ही, हवा तो देंगे ही जरूर आग को, वरना वो किस बात के विरोधी। और दूसरी चीज, आपका गुबार यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके की तस्वीरें हमने महाराष्ट्र में देखी हैं, जिस तरीके से अगर हम शिंदे के जो पोस्टर लगे होते हैं, शिंदे सेना के जो पोस्टर्स हमने देखे, उन पर चढ़ चढ़कर कालिक पोती जा रही है, क्या वो गुबार नहीं है शिवसेना का? मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं खबरदार करना चाहता हूं, सावधान कहना चाहता हूं कि आज जो बीज आप जो बो रहे हो, जमीन में बो रहे हो, वो विषैले बीज आपको और आपकी पार्टी को खा जाएंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के संस्कार नहीं है, प्रमोद महाजन जी के संस्कार नहीं है, के विचारों से हटकर आप लोग कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना रहे हैं और आपकी भाजपा को दे रहे हैं। ये देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो 84 घंटे का अनैतिक जो किया था, उसके वजह से हम ये उसके बाद आप भाजपा को जो है आप धमकी दे रहे हैं कि भाजपा जो बोएगी काटेगी। अरे भाई, आपने जो बोया वो काट रहे हैं, आपने गलत बोया है, वो काट रहे हैं आप। जो आप मध्य प्रदेश में आपने क्या बोया, कर्नाटक में आपने क्या बोया, बिहार में आपने क्या बोया, आप अपना महाराष्ट्र देखिए, कर्नाटक में देखिए, हैदराबाद में क्या आप महाराष्ट्र देखिए, अपनी पार्टी बताइए। आज आपकी पार्टी के अंदर फूट हुई है, आपको अपनी पार्टी बचाने के लाले पड़ रहे हैं, पार्टी में आपकी फूट हो चुकी है, किसान नेता ने पार्टी समाप्ति की तरफ है। उद्धव ठाकरे जी, हमको तो लग रहा है कि पिता पुत्र ही बच जाएंगे पार्टी में और कोई नहीं बचेगा। आज अग्निवीर के नाम पर आप देश की रक्षा प्रणाली के, चलिए ठीक है प्रवीण जी, अग्निपथ मुद्दा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप इसमें सेना को मत घसीटिए। आप सुमित जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सुमित जी अपनी बात रख दीजिए। साहिल भाई, देखिए जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर खेल रही है सीबीआई ईडी का लेकर, तो वो बड़ा ही चिंताजनक है। आने वाले दिनों में क्या होगा, लोकसभा का आगे चुनाव है, ये जिस तरीके से चाहते हैं कि हर प्रदेश में हमारी सरकार बन जाए और आने वाले समय में हम लोकसभा का चुनाव वो ये भूल जाएं। आने वाला लोकसभा चुनाव जनता इन्हें आईना दिखाने का काम करेगी, महंगाई के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर। आज बताइए, आज 2014 के बाद से इन्होंने कितना सीबीआई ईडीआई का जो ये डर दिखाते हैं, क्या अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी तो ये चला के देखें एक बार, क्या उस पर घोटाले नहीं है? आज मुझे बताइए है, पर क्या है, इनका कहते हैं कि हम अपने नेताओं के ऊपर नहीं चलाएंगे सीबीआई ईडी का डंडा, केवल विपक्ष के ऊपर चलाने के लिए रह जाते हैं। और जब करते हैं हिंदुत्व की बात, कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं हम? है यही हमारे माननीय मोदी जी हैं जो पाकिस्तान चले जाते हैं केक काटने चुप्पे का बगैर बताए। तो हिंदू याद नहीं आया था? है आपको उस समय हिंदू याद नहीं आया था? उस समय हिंदू प्रेम याद नहीं आया था कि पाकिस्तान में आगे आप केक काट के आते हैं? हैं? और आपके आरएसएस के मोहन भागवत जी हमारे कहते हैं कि हर जगह हिंदू भाई हमारे जो मुसलमानों की मस्जिदों में जिस तरीके से शिवलिंग ढूंढ रहे हैं उसे ना ढूंढें, उससे हमें हिंदू मुस्लिम प्रेम दिखाना है। आप करते हैं हिंदू मुस्लिम प्रेम, आप कहते हैं हम प्रेम करेंगे। अरे भाई, पहले तो आप लोग अपने उसमें देखे ना, काहे के लिए आप लोग दूसरे उसमें झाँक रहे हैं? अश्वनी शाही जी देखिए, अश्वनी शाही भाई, अश्वनी शाही
देखिए अश्वनी साई जी, आप जिस तरीके से गेम करना चाहते हैं पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का मत करिए, विकास की बात करिए, ठीक है सुमित जी जवाब ले लेते हैं। विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए, विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए, हिंदू मुसलमान की बात मत करिए। आप कब तक करते रहेंगे, पाकिस्तान फिर चले जाइए आप। हमारे ऊपर क्यों नहीं जा रही है? अरे सुनिए पाकिस्तान आप कब जा रहे हैं? नुपुर शर्मा को अरे सुनिए, नुपुर शर्मा को हिंदुस्तान में खतरा हो गया, हिंदुत्व की गवर्नमेंट में खतरा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अरे अश्वनी भाई चलिए ठीक है सुमित जी, अश्विनी जी शांत हो जाइए। ठीक है हिंदुस्तान में खतरा है नुपुर को। जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर रहते हैं। ठीक है सुमित जी शांत हो जाइए, अश्विनी जी शांत हो जाइए। प्रवीण जी एक और सवाल मेरा बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी भी हम यहाँ पर जानना चाहते हैं और जिस तरीके के कानून की बात हम निकल कर सामने आई थी अभी थोड़ी देर पहले जब मेरा सवाल अश्विनी जी से भी था, अगर यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होता है तो इस मौजूदा हालातों पर अगर हम बात करें तो क्यों आखिर ये बागी विधायक हैं जो अभी तक फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं उतरे, और अगर नहीं उतर रहे हैं तो इसके बाद क्या विकल्प है? अब सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है शिवसेना की अगर मैं बात करूं, क्योंकि लगातार जिस तरीके की बातें निकल कर सामने आ रही है, जिस तरीके की चीज़ें बोली जा रही हैं, जिस तरीके से धमकी यहाँ पर, चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है इन तमाम विधायकों को, अब इसके बाद क्या रणनीति रहेगी? इसके बाद रणनीति ये होंगी कि हमारे जो शिवसेना के जो नेता आदित्य ठाकरे साहब ने जो स्पष्ट किया कि जो खरीद फरोख्त हो रही है तो इनको जो है पैसा नहीं मिला, इनको जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये लोग, इनके जो नेता एकनाथ शिंदे साहब जो है वो कुछ वहीं पर रहेंगे। अभी 3/4 जो है वो 3/4 जो चाहिए उनको वोटिंग, तो ये लोग जो है कभी ये संख्या नहीं हासिल कर पाएंगे। मुझे विश्वास है शिवसेना और बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर हमें विश्वास है कि 37 विधायक इनके साथ नहीं रहेंगे। जब ये मुंबई आएंगे तब देखो इनकी हालत क्या होंगी। ये लोग पैर पड़ते हुए शिवसेना भवन पर आएंगे, हमें माफ कर दीजिए, और इनका स्वागत जो होगा ना महाराष्ट्र में वो पूरा देश देखेगा। तो ये जो लोग है टेक्निकलिटी में साबित नहीं हो जाएंगे, इनको छक्के पंजे मालूम नहीं है। और इसमें से जो कुछ विधायक है 20% जो विधायक है वो पहली बार चुन के आए हैं, तो इनको ये जो कानूनी जो चीजें है, कॉन्स्टिट्यूशन जो चीजें है और इलेक्शन कमीशन की जो चीजें है, इनको उनका अभ्यास नहीं है। इसलिए ये लोग जो है जो, और एकनाथ शिंदे जो है वो न कोई लॉयर है, न कोई स्नातक है, न बहुत बड़े देश के विद्वान है, या महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है, उनके पीछे करोड़ों लोग उनके पीछे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब का नेतृत्व ठाणे जिले के पुरता है, ठाणे स्थिति के पुरता है, महाराष्ट्र में उनको कोई पहचानता नहीं है। चलिए सर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके समर्थन में कितने शिव सैनिक हैं और किस तरीके से आगे की रणनीति होती है। अभिषेक जी लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक जी फाइनल कमेंट्स आपके, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास। मैंने वही जैसे कहा कि ये ईडी और सीबीआई के द्वारा खेल खेला जा रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा का आप उदाहरण ले लीजिए, मुकुल रॉय का ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी का ले लीजिए, सब पे दबाव बनाया गया, सारे भाजपा में और सब मजे में, सब बिल्कुल धुल कर साफ हो गए। तो ये सारा खेल वही है, दबाव का है, दबाव बनाया जा रहा है किस तरीके से महाविकास अघाड़ी की सरकार को वहां पे गिराया जाए और संविधान की एक बार पुनः हत्या कैसे करी जाए उसकी तैयारी करी जा रही है, और ये कुछ नहीं है। तो अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अघाड़ी की क्या रणनीति रहेगी, सवाल तो यही है। अब अघाड़ी की क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि अगर खेल खेला भी जा रहा है तो उस खेल में किसकी जीत होगी किसकी हार, ये भी तो देखना है। शरद पवार जी देश के सबसे बड़ा नेता है, कमलनाथ जी हमारे, सोनिया गांधी जी सबसे बड़े नेता है, कमलनाथ जी मुंबई गए थे, वहां बात करी थी शरद पवार जी से, उद्धव ठाकरे जी से, सबसे संपर्क में। और महाविकास अघाड़ी की जो दल है, चाहे राष्ट्रवादी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी के 44 विधायक महाविकास अघाड़ी की सरकार और शिवसेना और एनसीपी के साथ हैं, थे और रहेंगे। ठीक है सुमित जी, फाइनल कमेंट्स आपके भी। तरीके से सीबीआई ईडी को डर, सीबीआई ईडी का डर दिखा करके लोग खेल रहे हैं। कल को इन्हें यह भी समझना चाहिए कि कल को हम भी विपक्ष में बैठे होंगे,
क्या सीबीआई ईडी का डर क्या हमारे ऊपर नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अगर आज आप ही कर रहे हो, आप ही सबको सिखा रहे हो कि सीबीआई ईडी कल को हमारी तरफ भी भेजना आप, तो ये गेम नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने का सम्मान मिला था, विपक्ष में बैठे और वहाँ पे अब जो 2.5 साल है वो गठबंधन को सरकार में चलाने का मौका मिले। चलिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ की जनता के लिए, वहाँ की जनता के लिए, वहाँ की जनता के लिए, जनता के लिए। ठीक है। अश्विनी जी आपके फाइनल कमेंट्स। जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में एक आग को हवा दे दी है और अब उसी आग में भारतीय जनता पार्टी खुद भी जल जाएगी, ऐसा संजय राउत का कहना है। फाइनल कमेंट्स आपके जल्दी से, फिर इस चर्चा को खत्म करना होगा मुझे समय के अभाव के चलते। 2-3 बात, अगर ये डर अपने सरकार और पार्टी बचाने का न होता तो अपना मुख्यमंत्री सरकारी आवास छोड़कर मातोश्री क्यों जाते? आदित्य ठाकरे जी ने अपने नाम के आगे से ट्विटर अकाउंट से मंत्री हटा दिया। इन लोगों ने मान लिया है कि आज ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व और विचारधारा में, और न अस्तित्व बचा न विचारधारा बचा पाए ये लोग, और ये लोग आज अपने पार्टी को बचाने के संकट में लड़ रहे हैं। अब मुश्किल ये है कि असली शिवसेना कौन है, शिंदे साहब की है या ठाकरे साहब की है, ये आज अस्तित्व ये बचा हुआ है। कल इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाया है इन लोगों ने। अब आप संगठन को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। इससे परिलक्षित होता है कि पार्टी बचाने का संघर्ष जारी है, सरकार बचाने का संघर्ष नहीं जारी है। चलिए, आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो समय की कमी के चलते इस चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। तो जिस तरीके से शिवसेना का बयान कि सुलह नहीं अब जंग होगी, अब रण होगा और भीषण जंग यहां पर देखने को मिलेगी, इसी के साथ साथ जिस तरीके से लगातार जो उठापटक है वो यहां पर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की सत्ता का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, इसी सवाल के साथ इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।